टू लो प्रेशर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बात समझा क्या? तो अगर मैं गैस के लिए डिफ्यूजन को डिफाइन करूं, क्योंकि अपने को तो गैस में ही पढ़ना है, डिफ्यूजन क्या होगा? मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्योंकि जहां पे हाई प्रेशर है इसका मतलब वहां गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, यानी कंसंट्रेशन गैस का ज्यादा है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उसको हम बोलते हैं क्या? डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अच्छा, एक इसी से मिलता जुलता फिनोमिना है, वो डिफ्यूजन ही है, बट अपन लोग उसको बोलते हैं इफ्यूजन। क्या बोलते हैं? इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या होता है कि अगर यही फिनोमिना गैस में, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर गैस मूव कर रही है, अगर वो बहुत ही छोटे होल से हो रही हो, टाइनी होल या पिन होल से, उसको बोलते हैं इफ्यूजन। यानी if diffusion takes place, if diffusion takes place via tiny hole, बहुत छोटे होल से, या मैं बोलूं पिन होल, then it is called effusion. It is called effusion. यानी अगर डिफ्यूजन बेटा बहुत ही छोटे होल पिन होल से हो रहा है तो उसको बोलते हैं इफ्यूजन, यानी बहुत छोटे होल से गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर चली जा रही है। एग्जाम्पल बोलते हैं फ्यूचर का, जैसे आप बर्थडे वगैरह में बेटा देखो बलून्स वगैरह लगाते हो, सजावट करते हो, ठीक है? आपने रात में बलून्स लगाया, सुबह देखा तो बलून्स आप टाइट बांधा था, आपने दबा के बांधा था आपने, उसके बाद भी बलून्स का साइज छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे भी गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रही है, छोटे से बलून कहीं से फटा नहीं है, पर जहां तुमने बांधा है वहीं से थोड़ी थोड़ी गैस क्या कर रही है? निकल रही है, और बलून का साइज अपने आप छोटा होता चला जाता है। वो है इफ्यूजन। इसे क्या बोलते हैं? इफ्यूजन। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तुम्हारे डिफ्यूजन और इफ्यूजन क्वेश्चन है तो एक ही तरह सॉल्व करना है, ठीक है? अच्छा, अब बात आते हैं, समझा दो डिफ्यूजन को। जैसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर है और यहाँ पे मान लीजिए हमने घोल कर रखा है ऐसे, इधर हमने मान लीजिए भर रखा है ऑक्सीजन गैस, और यहाँ का प्रेशर ऑक्सीजन गैस का है 10 एटीएम, 10 एटीएम, और इधर आपका कुछ है ही नहीं। इसका मतलब इधर जो ऑक्सीजन गैस होगी अभी उसका प्रेशर कितना होगा? 0 एटीएम, क्योंकि है ही नहीं ऑक्सीजन गैस इधर। तो इस चैम्बर में ऑक्सीजन गैस भरा, तो क्या होगा? ऑक्सीजन गैस का प्रेशर लेफ्ट वाले चैम्बर में ज्यादा है, राइट वाले चैम्बर में कम है, तो ऑक्सीजन गैस जो होंगे हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेंगे, यही है डिफ्यूजन। इसे क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। और तब तक मूव करेंगे जब तक दोनों चैम्बर का प्रेशर इक्वल ना हो जाए। बात समझ में आया? अच्छा, अगर इसे थोड़ा और अच्छे से समझाऊं, इसे मान लीजिए ये एरिया ऑफ डिफ्यूजन है जहां डिफ्यूजन होगा। इधर मान लीजिए हमने भर लिया ऑक्सीजन गैस और इधर हमने भर लिया नाइट्रोजन गैस। इधर ऑक्सीजन गैस का प्रेशर है 10 एटीएम और इधर ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस का प्रेशर है 10 एटीएम। क्या डिफ्यूजन होगा आपकी? नहीं होगा। दोनों साइड प्रेशर इक्वल होंगे, ठीक है? डिफ्यूजन अभी भी होगा। रीजन क्या है? इस चैम्बर में ऑक्सीजन गैस का प्रेशर कितना है? 10 एटीएम। इसका मतलब इस चैम्बर में नाइट्रोजन गैस का प्रेशर तो अभी 0 एटीएम है। इस गैस में नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है? 10 एटीएम। ऑक्सीजन तो नहीं है ना यहाँ पे, इसका मतलब ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है? 0 एटीएम। तो ऑक्सीजन अपने हाई प्रेशर से अपने लो प्रेशर जाएगी और नाइट्रोजन अपने हाई प्रेशर से अपने लो प्रेशर आएगी, अभी भी डिफ्यूजन होगा। बात समझा ना? यानी मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू देयर रीजन ऑफ लोअर प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड डिफ्यूजन। अपने हाई प्रेशर जोन से अपने लो प्रेशर जोन में भी जाना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। भाई ऑक्सीजन इधर, हाँ, अगर यहाँ भी O2 10 एटीएम होता तब डिफ्यूजन ना होता। इस चैम्बर में ऑक्सीजन 10 एटीएम, यहाँ ऑक्सीजन 0 एटीएम। इसका मतलब इस चैम्बर में ऑक्सीजन का प्रेशर कम है और यहाँ ज्यादा है, तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ जाएगी और नाइट्रोजन यहाँ से यहाँ आएगी। तो मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू देयर रीजन ऑफ लोअर प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड डिफ्यूजन। समझ में आ गया डिफ्यूजन का मतलब? और अगर यही सब काम बेटा बहुत छोटे से होल से करा दूं मैं, मान लो सेम फिनोमेना करा रहा हूं, इतना बड़ा होल किया हूं बस, अब यहाँ पे O2 यहाँ पे N2,
यहाँ ये 10 एटीएम, यहाँ पे ये 10 एटीएम, तो इसका मतलब O2 यहाँ से यहाँ जाएगा हाइड्रोजन, बट पिन होल से हो रहा है, ये फ्यूजन, खत्म बात। बहुत छोटे से होल से हो जाए तो फ्यूजन बोल देंगे उसी को। चल अब बात है कैसे हमको क्वेश्चन कैसे आएंगे, हमको दो गैस दे देगा, बोलेगा इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन बताइए, कौन आसानी से डिफ्यूज कर रही है, कौन मुश्किल से डिफ्यूज कर रही है, ठीक है, मतलब कौन आसानी से अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रही है और कौन मुश्किल से जा रही है, अपने को रेट कैलकुलेट करना होगा। तो ग्राहम्स ने क्या बोला कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, इनका क्या बोलना था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, रेट ऑफ diffusion of gas is inversely proportional to square root of molar mass of gas, square root of molar mass of gas। यानी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस होगा बेटा वो मोलर मास ऑफ गैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिस गैस का मोलर मास ज्यादा होगा, समझो जो गैस का मोलर मास ज्यादा होगा वो भारी होगी, जो भारी होगी उसको डिफ्यूज करने में मुश्किल होगी, जो भारी होगी, आप समझो जो भारी उसका डिफ्यूजन क्या हो गया, आप समझो मोलर मास ज्यादा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, कम, भाई भारी होगी तो डिफ्यूज करना मुश्किल होगा, और हल्की होगी तो डिफ्यूजन ज्यादा, यानी मोलर मास ज्यादा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम, जो चीज भारी होगी उसका चलना फिरना मुश्किल होगा, ठीक है, और जो हल्की होगी उसका चलना फिरना आसान होगा, सिंपल सी बात है, बात समझा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस। इनका बोलना था कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो अंडर रूट एम होता है, बराबर, यही है आपका ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस। अच्छा मैं बताऊं ये आया कहां से है, अगर मैं कायदे से बताऊं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन का फार्मूला क्या होता है, तो PA अपॉन अंडर रूट TM, हालांकि तुमको यहां से कोई न्यूमेरिकल लगाना नहीं है, ठीक है, बता रहा हूं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन एक्चुअली ये होता है, बट दिस इज नॉट ग्राहम्स लॉ, ग्राहम्स लॉ तो यही है, ठीक है, ये है रेट ऑफ डिफ्यूजन कैलकुलेट कैसे किया जाता है किसी एक गैस के लिए। तो ये तब काम करता है, देखो क्या बोला, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास व्हेन प्रेशर, टेम्परेचर एंड एरिया ऑफ डिफ्यूजन, एरिया ऑफ डिफ्यूजन रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। तब ये बात ग्राहम्स ने बोली थी कि अगर दो गैस के प्रेशर कांस्टेंट है, दोनों गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है, दोनों गैस सेम एरिया से डिफ्यूज हो रही है, तो वो गैस ज्यादा डिफ्यूज होगी, इसका मोलर मास कम होगा, समझा। यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस, बशर्ते प्रेशर, टेम्परेचर और एरिया ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं है तुम एक गैस का देख रहे हो इतने बड़े एरिया से डिफ्यूजन और दूसरे का इतने बड़े, सब कंपेयर कर रहे हो, बात समझा ना। यानी अब खुद समझो, यही से निकाला होगा ग्राहम्स ने, प्रेशर अगर मैं कांस्टेंट कर दूं, दोनों गैस का प्रेशर कांस्टेंट है, दोनों गैस का एरिया ऑफ डिफ्यूजन भी कांस्टेंट, दोनों मान लो इतने ही एरिया से डिफ्यूज हो रही है, एरिया ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट है, और दोनों गैस का टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, बताइए फार्मूला क्या बन जाएगा, जब सारे कांस्टेंट को हटा दूंगा क्या अंडर रूट मोलर मास ही तो बनेगा, यही है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, बात समझा ना, इसी को बोलते हैं अपन लोग ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इतनी बात समझ में आ गई कि कहां से फार्मूला आया ये। अच्छा अब बात आती है बेटा, आपको एक गैस का तो पूछेगा नहीं, आपको दो गैस के डिफ्यूजन का रेशियो पूछेगा, ठीक है, कि भाई दो गैस है उनमें कंपैरिजन करना होगा ना, किसका डिफ्यूजन ज्यादा किसका डिफ्यूजन कम। तो मान लो सपोज करो मेरे पास जो पहली गैस है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 मान लो, तो वो क्या अंडर रूट M1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या, ठीक है। अच्छा जो दूसरी गैस है R2 मान लो, तो उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा अंडर रूट M2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर मुझे दोनों गैस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करना है, मैं दोनों का रेशियो लूंगा, ठीक है, तो अगर मैं रेशियो लूं तो R1 अपॉन R2, भाई ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी है, इसको अगर मैं रेशियो लूंगा तो इक्वालिटी में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1, बस यही तुम्हारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। नहीं M1 अपॉन M2 कैसे आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऊपर तो मैं थानी चाहिए, ठीक है, अंडर रूट M2 अपॉन M1, बात समझा ना। तो ध्यान रखना कि जो गैस यहां होगी उसका मोलर मास यहां रखना है, जो गैस यहां होगी उसका मोलर मास यहां रखना है, बात समझा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1, ठीक है, कब, जब प्रेशर, टेम्परेचर और एरिया ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट रहेगा। 90% न्यूमेरिकल यही से आते हैं जहां प्रेशर, टेम्परेचर और एरिया ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट रहता है,
बट पिछले 2-3 सालों में आईआईटी थोड़ा सा भी छेड़खानी करने लगा है, वो प्रेशर को चेंज करने लगा है 2-3 साल में। लास्ट मोमेंट पे हम देख लेंगे तो प्रेशर चेंज भी कर दिया, लेकिन एरिया और टेम्परेचर आज तक चेंज नहीं किया गया है। एरिया ऑफ डिफ्यूजन और टेम्परेचर आज तक नहीं छेड़ा गया, कभी छेड़ा जाएगा। ठीक है, 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे जब तीनों कांस्टेंट रहेंगे। 1-2-3 साल से नया ट्रेंड आया है आईआईटी में, वो प्रेशर को भी वैरी करने लगेगा, तो उसके हिसाब से क्या क्वेश्चन बनता है वो भी लास्ट में देख लेंगे। अभी तो हम तीनों को कांस्टेंट करके चलेंगे। बात समझा क्या? तो इतनी बात समझ में आ गई। अब इस पे 1-2 क्वेश्चन करें तब समझ में आएगा और टॉपिक अच्छे से। क्वेश्चन थोड़ा नोट्स में कम है, जो पहला क्वेश्चन है वो नोट्स में है, तो आपको इसके बाद जो भी पढ़ाऊंगा, जो भी क्वेश्चन कराऊंगा आप लिखोगे आज, ठीक है? क्योंकि हमको लगता है वो एब्सेंट थी और वो पार्ट पूरा की नहीं है, इसलिए यहाँ पे मुझे खुद से लिखना पड़ा वो सारी चीजें नोट्स में। चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन इसका ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आपको नोट्स में नहीं लिखना है, इसके बाद जो भी पढ़ाऊंगा सब आपको नोट करना है। पहला क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट रेशियो ऑफ, कैलकुलेट, अब केवल न्यूमेरिकल्स ही होंगे बस, रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड मीथेन गैस, हीलियम एंड मीथेन गैस under similar condition of, under similar condition of pressure, area of hole और temperature। देखो बेटा मैं अभी तो लिख दे रहा हूं, ना भी लिखे ना जब तक ग्राहम से क्वेश्चन में, तो मान के चलना प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, एरिया ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट है। वो बार बार लिख के नहीं देता, आपको मान के चलना है सब कांस्टेंट। बात समझाना? चलिए अब देखो बहुत ध्यान से, और ऑप्शन दिया आपको, सारे में एंट्रेंस के क्वेश्चन कराऊंगा आपके सामने। 1:2 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 2:1, सी ऑप्शन 1:3 और डी ऑप्शन 3:1। देखिए क्या बोला, कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड मीथेन। अब आराम से, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन इज इक्वल टू अंडर रूट मोलर मास ऑफ मीथेन, ऊपर चला जाएगा इसका मोलर मास, और मोलर मास ऑफ हीलियम, बराबर यही होगा। आपको ये बता देगा कि भैया कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का आपका 4, ये सब दे देगा क्वेश्चन में कि आप एटॉमिक मास निकाल लो, ठीक है, मोलर मास निकाल लो। चलिए तो आपने को यही रेशियो निकालना रेट ऑफ डिफ्यूजन का, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन, मोलर मास ऑफ मीथेन 16 ग्राम, कार्बन एक कार्बन 12 ग्राम का, 4 हाइड्रोजन 4 ग्राम के, यानी 16, और हीलियम एक ही है 4, तो अंडर रूट क्या आएगा 4, और रूट 4 का मतलब क्या 2, इसका मतलब रेट ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ मीथेन इक्वल टू क्या 2, इसका मतलब क्या हो गया 2/1 यानी 2:1, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझाना क्या, 2:1। अब देखो यहाँ गलती हो सकती है, ये भी क्वेश्चन गलत होने वाला, कैसे कि हो सकता है तुमसे क्या गलती हो जाए कि तुम कहो भाई देखो तुमको क्या पूछा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड मीथेन, बराबर, ये क्वेश्चन देखो कैसे माइनस करके आते हो। आप पता है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम और मीथेन पूछा है, तुमने क्या कर दिया भाई, रेशियो तो पूछा है ना, हम कैसे भी लिखें ऐसे, इज इक्वल टू, ऊपर क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ हीलियम और मोलर मास ऑफ क्या हो जाएगा मीथेन, तो इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 4, ये आएगा 16, ये अंडर रूट 1/4, तो ये 1/2, तो 1:2 मार के भी आ जाओगे, ये भी ऑप्शन दिखेगा आपको। तो ध्यान देना करना क्या है, जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसा ही यहाँ रखना। पहले क्या बोला है हीलियम, ऊपर हीलियम भी रखा मैंने, फिर क्या बोला मीथेन, तो नीचे मीथेन रखा, ये गलती भी करते हो आप। बात समझा क्या, तो पहले आप जो गैस पहले बोले उसका पहले रेट ऑफ डिफ्यूजन, फिर जो बाद में बोले उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से आपको लिखना होगा, पहले समझिएगा क्वेश्चन को फिर नोट करिएगा, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। कभी कभी क्या करते हैं ना बेटा, 3 गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन पूछ लेंगे, बताइए क्या होगा, तब आप फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि सारा कुछ तो पढ़े हो 2 के लिए, R1/R2, बट मान लो 3 गैस का कंपेयर करें तब कैसे करोगे। समझो एक क्वेश्चन लेता हूं, फाइंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन, फाइंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन of helium, methane and sulfur dioxide gas। अब देखो 3 का बोला,
क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करने के लिए, और हमारा फॉर्मूला कितने पे चलता है, बस 2 पे। तो कैसे काम होगा बेटा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखो अपने को पता है यार, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास, ये अपने को पता है। अच्छा साहब, अगर प्रोपोर्शन का साइन हटाओ तो एक कांस्टेंट के लगा सकता हूं क्या, अंडर रूट एन लिख सकता हूं इसको। चलिए जरा इन तीनों का रेशियो लेता हूं, हीलियम, मीथेन और SO2। क्या इसके लिए, हीलियम के लिए मैं क्या इसको K अपॉन अंडर रूट 4 लिख सकता हूं, हीलियम का मोलर मास 4 होता है, बराबर। अच्छा, मीथेन का मोलर मास K अपॉन अंडर रूट 16 लिख सकता हूं, बराबर। और सल्फर डाइऑक्साइड, एक सल्फर होता है 32 ग्राम का और एक ऑक्सीजन होता है 16 ग्राम का, तो 32 और 32 64, इसका मतलब इसको क्या K अपॉन अंडर रूट 64 लिख सकता हूं, बराबर। और रेशियो ले रहा हूं मैं। अच्छा एक बात बताओ, यहां से क्या हो जाएगा आपका, बहुत ध्यान समझो। अगर मैं क्या करूं, यहां से मैं क्या करूं, के काट सकता हूं। अगर चलो पहले डायरेक्ट कर लेता हूं, रूट 4 क्या होगा, 16 क्या होगा, 8, और ये 8, बराबर। ये रेट ऑफ डिफ्यूजन चल रहा है, के कैंसिल, तो ये आया 1/2, ये आया 1/4, और ये आपका आया 1/8। अपने को तो क्या होल नंबर में निकालना होगा, ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है। क्या करता हूं, सारे न्यूमरेटर को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या होगा 8/2 4, 8/4 2, 8/8 1, 4:2:1, ये हो गया आपका रेशियो। समझ में आया क्या, आपको ऐसा लेना है कि फाइनल कट के, अब देखो इससे छोटा तुम नहीं कर सकते इसको, क्योंकि अगर तुम सोचो मैं 2 से कट कर दूं तो 2:1 फिर क्या आ जाएगा 1.05, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, होल नंबर में चेंज हो जाए। तो अगर अब 4 गैस बोले, 5 गैस बोले, आई होप अब प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 का लिए तो है, 3 गैस 4 गैस बोले, ये पैटर्न इसको जरा नोट कीजिए। एट से इसलिए मल्टीप्लाई किया बेटा कि नॉर्मली कट के एक होल नंबर आ जाए। आप अगर बेटा 4 से मल्टीप्लाई करोगे, दिमाग लगाओ तो खुद सोचो ना, ऐसा मल्टीप्लाई करो कि एक होल नंबर आए। आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/2 2 आ जाएगा, 4/4 1, पर 4/8 फिर से 1/2 आ जाएगा। अपने को फ्रैक्शन नहीं चाहिए, होल नंबर चाहिए। हो गया लिख के बेटे। चलो अगला क्वेश्चन और करते हैं, फिर मीनिंग ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए, द रेट ऑफ डिफ्यूजन, क्वेश्चन है द रेट ऑफ डिफ्यूजन। कोशिश किया हूं कि मैक्सिमम चीजों को कवर कर लूं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एन अननोन गैस, जितने टाइप बन सकते हैं ग्राहम्स लॉ के, वो सब टाइप के न्यूमेरिकल बनाए हूं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एन अननोन गैस is 1.73 times smaller than
smaller than rate of diffusion of oxygen gas. बढ़िया क्वेश्चन है. Find the molar mass of unknown gas. Find the molar mass of unknown gas. Unknown gas. आपको ऑप्शन दिए गए हैं. पहला 86 ग्राम, दूसरा 32 ग्राम, तीसरा 96 ग्राम, चौथा 100 ग्राम. ठीक है, ये आपको ऑप्शन दिए गए. क्या बोला है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एन अननोन गैस इज 1.73 टाइम्स स्मॉलर देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन. बराबर. अच्छा, दिमाग लगाना स्टार्ट करेंगे. चलो, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस, क्या इसको मैं ऐसे ले लूं, UN के अननोन गैस, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, बराबर, इज इक्वल टू क्या होगा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास ऑफ अननोन गैस. और आपको शायद इसी अननोन गैस का मोलर मास ही पूछ रहा है कि क्या होगा. अच्छा, एक बात सुनो, अब पहले लाइन फिर से पढ़ो. द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एन अननोन गैस is 1.73 times smaller than the rate of diffusion of oxygen. यानी जो अननोन गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ऑक्सीजन से 1.73 टाइम्स कम है. तो थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे. क्या करते हैं, अपना शॉर्टकट लगाने के लिए ऑक्सीजन के रेट ऑफ डिफ्यूजन को 1.73 मान लेते हैं. तो इसका हो जाएगा 1, खत्म कहानी. थोड़ा सा तो स्मार्ट बनना पड़ेगा ना भाई. द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस इज 1.73 टाइम्स स्मॉलर देन ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन से 1.73 टाइम्स कम है. तो अगर मैं ऑक्सीजन के रेट ऑफ डिफ्यूजन को 1.73 मान लूं तो ये 1 बराबर है 1.73 टाइम्स कम है. बात समझा क्या? इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ O2 32, ठीक है, और मोलर मास ऑफ अननोन गैस. अच्छा, एक बात बताओ, क्या 1.73 इज अंडर रूट 3? 1.73 रूट 3 की वैल्यू होती है, बराबर है कि नहीं? तो 1.73 को क्या मैं अंडर रूट 3 लिख सकता हूं. और रिपीट नहीं करूंगा. 32 और यहां पे क्या, मोलर मास ऑफ अननोन गैस. दिमाग है, क्या करो, मोलर मास ऑफ अननोन गैस. अब इधर देखिए, अब क्या करो, दोनों का स्क्वायर कर लूं. जब स्क्वायर कर लेगा बेटा इधर, अभी एक बार पूरा समझाने दो फिर मैं बताता हूं. फिर से पहले लिख लेना. मुझे स्क्वायर कर दिया तो क्या ये 1/3 आ गया इज इक्वल टू ये क्या 32 आ गया, और ये क्या मोलर मास ऑफ अननोन गैस आ गया. तो क्या मोलर मास ऑफ अननोन गैस 32 इंटू 3 आ गया, क्या 96 आ गया. सी ऑप्शन करेक्ट, 96 का. अब फिर से देखो, जिनको नहीं समझ में आया फिर से देखिए. द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस इज 1.73 टाइम्स स्मॉलर देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन. फाइंड द मोलर मास ऑफ अननोन गैस. तो पहले क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस लिखा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन लगाया, मोलर मास ऑफ O2 बाय मोलर मास ऑफ अननोन गैस. अपने को बेटा मोलर मास ऑफ अननोन गैस निकालना है. हमको क्या बोला है कि जो अननोन गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 1.73 टाइम्स कम है. तो इसका मतलब अगर मैं ऑक्सीजन के रेट ऑफ डिफ्यूजन को 1.73 मान लूं तो ये 1, तभी तो 1.73 टाइम्स कम हुआ. बात समझा कि नहीं? ठीक है, तो इतना कर लिया. मोलर मास ऑफ O2 कितना होता है बेटे, 32, और मोलर मास ऑफ अननोन गैस 1.73 इज अंडर रूट 3. ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 लिखा है. तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू अंडर रूट 32 अपॉन मोलर मास अननोन गैस. दोनों तरफ का स्क्वायर कर लिया. 1/3 इक्वल 32 अपॉन मोलर मास ऑफ अननोन गैस. सो मोलर मास ऑफ अननोन गैस 32 into 3 यानी 96 ग्राम. समझा? लिख लो. हाँ, सॉल्व करिए. छाप डालो इसको. सॉल्व तो मैं कर दिया. अभी समझ में आया ना? दोबारा बता दिया भाई, बताते हैं.
हाइड्रोकार्बन आप लोगों का खत्म हो गया, चल रहा है, खत्म हो गया, एरोमेटिक वाला सब खत्म हो गया। अब इस सब क्या पढ़ाएंगे? अच्छा एनालिटिकल, ठीक है। मैं शाम को स्टार्ट कर दूंगा पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ये आज खत्म। अच्छा सर एनालिटिकल पढ़ाएंगे, ठीक है। मैं पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल वाला पार्ट रहेगा ना, काफी 3 चैप्टर्स न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, बोर हुए हो थोड़ा सा एंजॉय वाला चैप्टर, हाँ कहानी रहेगी। पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज पढ़ा, 10th में पढ़ा होगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, पढ़ के आओ ना पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। हाँ वो एनालिटिकल केमिस्ट्री सर पढ़ाएंगे ना, तीसरा चैप्टर। मैं पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक प्रॉपर्टी पहले पढ़ा देता हूँ, फिर अपने को देखता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम वगैरह पढ़ाना है, बहुत पढ़ाना है। पीरियोडिक टेबल जल्दी नहीं पढ़ जाएगा। सर कहानी में तो और भी क्या, ये रोमांटिक आदमी, सर कहानी में तो और भी, अच्छा कहानी, बोर नहीं होगा बेटा, तुम परेशान ना हो, जो चीज मैं पढ़ाऊंगा उसमें आप बोर नहीं हो, परेशान ना हो, इतना तो गारंटी है। कहानी में मजे निकाल लेंगे, उसमें क्या, जो भी पढ़ेंगे मजे करके पढ़ेंगे, एंजॉय करके पढ़ेंगे, बोर करने का है ही नहीं। हो गया लिख के बेटे? चलो ये 3 क्वेश्चन कराए ना। अब बात करते हैं हम लोग कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब लग रहा है अभी तक पढ़ाया क्या फिर, ठीक है। नहीं, मीनिंग ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन से भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब डिफ्यूजन गैस का हो रहा है तो किस लहजे में हो रहा है, जैसे इन रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम जा रहा है, और किसी गैस का ज्यादा मतलब यूनिट टाइम में किसी गैस का थोड़ा सा वॉल्यूम क्या हुआ, डिफ्यूज हुआ, और किसी गैस का यूनिट टाइम में ज्यादा वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ, तो हम मानेंगे जिसका ज्यादा वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ इसका मतलब उसका डिफ्यूजन ज्यादा हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स, कोई भी गैस मान लीजिए 1 सेकंड के अंदर 2 मोल डिफ्यूज हो गई, और किसी गैस का 1 सेकंड के अंदर 4 मोल डिफ्यूज हुआ, इसका डिफ्यूजन किसका ज्यादा है, 4 मोल वाले का, विद रिस्पेक्ट टू मोल। एंड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मान लीजिए कोई गैस 1 सेकंड में 1 मीटर डिफ्यूज हो गई, 1 मीटर आगे निकल गई, और कोई गैस 1 सेकंड में 2 मीटर आगे भाग गई, तो इसका मतलब 2 मीटर वाले का डिफ्यूजन ज्यादा हुआ। आप समझना मीनिंग क्या होता है, ठीक। अब देखिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी बुक से मिसिंग था, ठीक है, और आप देखेंगे क्वेश्चन यहां से आते रहते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से, इसलिए अपनी बुक पे ज्यादा फोकस मत हुआ करो, जो मैं पढ़ाऊं वही सही है। मीनिंग ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि मुझे आपको चीट नहीं करना है, जितना आपकी बुक में है पढ़ा के निकल जाओ, फिर आपसे क्वेश्चन ना हो। मीनिंग ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, जितना कंटेंट दे रहा हूं ना बेटा इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं, तुम जाके कोटा ओटा की कोचिंग में भी देख लेना ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का लेक्चर, सर इससे कुछ नहीं मिलेगा, और मैं तो वहीं से पढ़ा हूं ना, तो मुझे पता कितना वो लोग भी पढ़ाते हैं। जितना आपको मैं कंटेंट दे रहा हूं समझ लो एलन कोटा का ही कंटेंट पकड़ा देता हूं, कोई एक्सेप्शन नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ता। ये नहीं मैं कल बोर्ड पढ़ाता हूँ, मेरा जो टॉपिक होता है अगर 0 से खत्म हुआ तो हीरो पे कहां पे जाएगा ये टॉपिक, बस वहीं पे खत्म, इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं, बस तुम न्यूमेरिकल लगा लो बस जा जाके, और पक्की हो जाओगे, बस टॉपिक में कुछ नहीं छोड़ता मैं। कैसा नहीं, तुम्हारे बोर्ड में जितना दिया उतना पढ़ा दूं, हो गया। जितना बड़ी बड़ी क्लासेस में पढ़ाया जाता है जहां पे 4 लाख 6 लाख बढ़ के जाते हैं, उतना मैं यहाँ दे देता हूँ आपको, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन देखो, 3 तरह से बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन के फॉर्मूले बनेंगे मीनिंग का। पहला इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ, पहले फॉर्मूले लिखवा देता हूं फिर क्वेश्चन करते हैं। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, तो इसके हिसाब से जो रेट ऑफ डिफ्यूजन बनता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड इन यूनिट टाइम, यानी अगर वॉल्यूम ऑफ गैस के रिस्पेक्ट में मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला लिखूं तो वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन,
तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बहुत ध्यान समझना। दो गैस के लिए बात करूंगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू V1 अपॉन T1 अपॉन V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। भैया ये तो इसके बराबर होना ही होना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हुआ जब वॉल्यूम दिया रहे। अभी न्यूमेरिकल करेंगे समझ में आएगा, समझो। इन कंपैरिजन वॉल्यूम है, इस पे दोनों न्यूमेरिकल करेंगे हम, परेशान मत होना। फॉर्मूला ध्यान रखो कि वॉल्यूम से कुछ पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला लगाना है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस, उसके लिए क्या होगा बेटा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू D1 अपॉन T1 डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम ऑफ फर्स्ट गैस अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम सेकंड गैस। D1 अपॉन T1 और D2 अपॉन T2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। सारी कहानी चल रही है जब प्रेशर, टेम्परेचर और एरिया ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट है। बात समझा क्या? तो ये फार्मूला बन गया। अब इसको सब पे न्यूमेरिकल करेंगे ये। और तीसरा जो फार्मूला बनेगा बेटा, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, यहां बनेगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू N1 अपॉन T1 अपॉन N2 अपॉन T2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। या तीन जगह से क्वेश्चन आते हैं ग्राहम्स के। एक बार आप नोट कर लिए फार्मूला, फिर मैं इसको न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूं। हो गया बेटा लिख के? चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करें इस पे। ये देखो, नॉर्मल तुम M2 अपॉन M1 कब तक लगाओगे, जब वॉल्यूम, डिस्टेंस या नंबर ऑफ मोल्स कुछ नहीं दिया। जैसे अभी 2-3 क्वेश्चन हमने किया था, बट अगर क्वेश्चन तुमने साफ साफ दिख जाए कि भैया 20 ml ऑक्सीजन 5 सेकंड में डिफ्यूज हो रही है, बताइए कितने समय में 80 ml नाइट्रोजन डिफ्यूज होगी, ऐसा कुछ आ जाए, समझ लो ये सब करना है। लिख लो लिख लो प्रिंदी, जल्दी लिखो। वेट सर, हो जाए तो बेटा बताना, स्टार्ट कर दूंगा। डन, ओके। चलिए अब इस पे क्वेश्चन करते हैं बेटे। हाँ,
चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें पहले वॉल्यूम वाला देख लेते हैं, फिर नंबर ऑफ मोल्स वाला, फिर डिस्टेंस वाला, तीनों पे क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आपने को बोला 20 ml ऑफ हीलियम, 20 ml ऑफ हीलियम डिफ्यूज्ड इन 5 सेकेंड। अच्छा बेटा, कहीं डिफ्यूज्ड की जगह इफ्यूज्ड भी लिखा हो, परेशान मत होना, सेम फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। डिफ्यूज्ड इन 5 सेकेंड, डिफ्यूज्ड इन 5 सेकेंड। Find the volume of O2 diffused in 10 second through same hole, समझा। ऑप्शंस दिए गए आपको, पहला √2 ml, दूसरा 10√2 ml, तीसरा 100 ml, चौथा √3 ml। ऐसे आपको ऑप्शन बना के दिए गए, क्या होगा। चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। 20 ml ऑफ हीलियम डिफ्यूज्ड इन 5 सेकेंड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2 डिफ्यूज्ड इन 10 सेकेंड। इसका मतलब वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये अपने पास होगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू V1 अपॉन T1, V2 अपॉन T2 अंडर रूट M2 अपॉन M1, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा चलिए, R1 यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, आराम समझो इत्मीनान से। V1 हीलियम का वॉल्यूम कितना दिया है 20 ml, और टाइम कितना दिया हीलियम का 5 सेकेंड। फाइंड द वॉल्यूम, यानी आपको ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम आपको निकालना है, इसको VML मान ले, और टाइम कितना दिया 10 सेकेंड, इज इक्वल टू, अच्छा ये क्या होगा, मोलर मास ऑफ O2, क्योंकि जो नीचे है वो ऊपर पहुंचेगा, तो मोलर मास ऑफ O2 कितना होगा 32, और मोलर मास ऑफ हीलियम होता है 4, बराबर 32 अपॉन 4। अच्छा एक बात बताओ, यहां से 5 4 जा 20, इसका मतलब 4 इंटू 10 अपॉन V लिख सकता हूं क्या इसको, इज इक्वल टू, ये अंडर रूट क्या आएगा 8, 4 8 जा 32, यानी इसका मतलब क्या आ गया अंडर रूट 8, समझा क्या, और क्या होगा अंडर रूट 8 तो आएगा ना बस। अच्छा इसका मतलब V इक्वल टू क्या आ गया 40 अपॉन अंडर रूट 8 आ गया क्या, V इक्वल टू 40 अपॉन अंडर रूट 8। क्या मैं अंडर रूट 8 को 2√2 लिख सकता हूं क्या, अंडर रूट 8 को क्या लिख सकता हूं √2, बट अभी ऑप्शन मैच नहीं कर, ठीक है चलो इन दोनों में ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी √2 से मल्टीप्लाई करता हूं, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ऊपर तो आ जाएगा 40√2, और नीचे क्या √2 2 2 जा 4 4 10 जा 40 10√2 ml, बी ऑप्शन करेक्ट, समझा 10√2 ml, समझ रहा था। लिखो आ रहा ना बेटा अच्छे समझ में क्वेश्चन, कुल मिला क्या होता है ना बेटा, थोड़ा मैथ लगाना पड़ जाता है, बस और कुछ नहीं होता क्वेश्चन में, थोड़ा मैथ आपकी अच्छी होनी ही चाहिए।
सी ऑप्शन क्या है बेटा? सी ऑप्शन है बेटा 100 ml। सी ऑप्शन 100 ml and D option is under root 3 ml। हो गया लिख के बेटा? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉल्यूम पे ये क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन वॉल्यूम पे और लेते हैं, फिर जरा नंबर ऑफ मोल्स पे लेते हैं, फिर डिस्टेंस वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बोला, x ml of hydrogen, x ml of hydrogen effused through a hole in 5 seconds। बोल रहा है x ml of hydrogen effused through a hole in 5 seconds। Find the time taken, find the time taken by same volume, by same volume of O2 to effuse through same hole, through same hole। Options are first 10 second, B 5 second, C 20 second और 30 second। चलो पहले क्वेश्चन समझते हैं एक बार। क्या बोल रहा है बेटे? x ml ऑफ हाइड्रोजन, और अपने को पता है बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का 60, बराबर। तो हाइड्रोजन गैस का मोलर मास हो जाएगा 2 ग्राम, ऑक्सीजन गैस का मोलर मास 30, इतना अपने को पता है। बोल रहा है x ml ऑफ हाइड्रोजन इफ्यूज्ड थ्रू अ होल इन 5 सेकंड। ये वॉल्यूम दिया, टाइम दिया, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय सेम वॉल्यूम ऑफ O2 इफ्यूज्ड थ्रू सेम होल। इस बार आपको क्या करना है? टाइम निकालना है। चलो स्टार्ट कर देते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन बराबर इज इक्वल टू V1 अपॉन T1। V1 कितना, डायरेक्ट करूं चलेगा क्या? ठीक है, V1 कितना x ml, T1 कितना 5 सेकेंड। अच्छा V2 सेम वॉल्यूम, तो ये भी x ml, सेम वॉल्यूम बोला है ना, और टाइम अपने को निकालना है सर, ये टाइम अपने को निकालना है, इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ O2, नीचे जो है वो ऊपर पहुंचेगा 32, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम, बराबर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बहुत ध्यान समझो, x और x कैंसिल हो जाएगा, t अपॉन 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 बोले तो 4, यानी t इक्वल टू 5 इंटू 4 यानी 20 सेकंड। सी ऑप्शन करें, बस खत्म कहानी, समझा? कुछ है थोड़ी यार, कंसेप्ट बनना चाहिए बस, बाकी सब लॉलीपॉप चीजें होती है। लॉलीपॉप ही तो इतना आसान क्वेश्चन, पढ़ने भारी भारी लगता है। ये क्या क्वेश्चन पूछा गया, कुछ है क्या इसमें, खुद बताओ। मैं थोड़ा शॉर्टकट ले गया हूं, तुमको चाहिए पहले फॉर्मूला लिखो फिर लिखो।
मुझे बता, अब तक तुम समझ रहे हो सर क्या कर क्या रहा है, बस मैं जो कर रहा हूँ तुम समझने लगे, समझ लो हमारा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी मैच करके। जानबूझ के 5 सेकंड ऑप्शन दिया था आपसे गलती कराने के लिए कि सेम वॉल्यूम का पूछा था ना, तभी बच्चे बोलते सेम वॉल्यूम और सेम टाइम लगेगा, 5 सेकंड, ठीक है ऐसा। मेरा मैच हो रहा है सर, क्या मैच हो रहा है तुम्हारा? इससे तुम्हारा मैच निकल गया भैया, मैच बना रहे हो तुम लोग यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी अच्छा, मुझे लगा मैट्रिमोनियल साइट पे भी डाल के रखते हो कुछ, मैच मिल गया सर, शादी भी कर लो। हो गया डन, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ले बेटा, चलो चलो ये क्वेश्चन मैं एक बार लिख रहा हूं, जरा आप ट्राई करो, उसके बाद मैं बोलूंगा, हाँ निकाल लो, क्योंकि जहां तक जिस भी क्लास में इस क्वेश्चन पर आया सब बच्चों ने निकाला है, थोड़ा सा आपने सिर्फ मैथ रहेगी, बाकी कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आपका टेस्ट करता हूँ, जोड़ घटाना गुणा भाग आता भी है। चलो देखो, 24 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, थोड़ा सा मोल निकालना पड़ेगा, इसे तुम्हारे लिए दे रहा हूँ। 24 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन diffused in 5 seconds. 5 seconds. Find the mass of O2 diffused in 10 seconds. In 10 seconds through the same hole. यानी प्रेशर, टेम्परेचर, एरिया ये सब कांस्टेंट है, थ्रू द सेम होल। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है पहला 192 ग्राम, दूसरा 196 ग्राम, तीसरा 180 ग्राम, चौथा 32 ग्राम। चलो एक बार आप कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की। देखो मैं हल्का हिंट दे देता हूं, मास दिया है, टाइम दिया है, सब मास का तो आपने कोई रिलेशन पढ़ाया ही नहीं, याद करो मैंने नंबर ऑफ मोल्स का पढ़ाया है, N1/T1/N2/T2, तो बस हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का आपको मोल निकाल के सॉल्व करना है, और यहाँ पे भी आपको इसका मास निकालना है। एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ, नहीं आएगा तो कोशिश करो, देखता हूँ। हाँ बेटा, नंबर ऑफ मोल्स जो है हाइड्रोजन का आएगा 12 बराबर सही है। ऑक्सीजन का जब नंबर ऑफ मोल्स निकालने जाओगे तुमको मास नहीं दिया रहेगा, और वही मास को आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे।
ऑनलाइन में किसी का है भाई? यस 192 ग्राम, वेरी गुड। हाँ 192 ग्राम आंसर आएगा। आया क्या आसपास आ रहा है? 192 ही आएगा। देखो जिनको नहीं समझा वो देखने एक बार, पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, मैं सिर्फ बता के छोड़ देता हूँ। 24 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन डिफ्यूज इन 5 सेकंड, फाइंड द मास ऑफ O2 डिफ्यूज इन 10 सेकंड। चलो पहले क्या करते हैं, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल देते हैं। मास अपॉन मोलर मास यानी 12 मोल, N1 आ गया, T1 5 सेकंड दिया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मास दिया नहीं उसको x मान लो, यही तो निकालना है आपको। और मोलर मास क्या 32, यही x फाइंड आउट कर लो तो मास आ गया, खत्म कहानी। चलिए तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या, N1 अपॉन T1 अपॉन N2 अपॉन T2 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, बराबर। आइए N1 कितना है 12 मोल, T1 कितना है 5 सेकेंड, N2 कितना है x अपॉन 32, मास अपॉन मोलर मास, तो x अपॉन 32 अपॉन 10, T कितना है 10 इज इक्वल टू अंडर रूट 32 अपॉन 2 अंडर रूट 16 यानी 4, यानी 12 अपॉन 5 अपॉन x अपॉन 320 लिख लो उसको डायरेक्ट, तो ऊपर जाने वाला इज इक्वल टू क्या आपका 4। बस अब सॉल्व करो आ जाएगा, समझा। 192 ग्राम आएगा, x की वैल्यू निकाल लेना 192, इसको ऊपर ले जाना 12 into 320 अपॉन 5 और ये सॉल्व कर देना, ठीक है हो जाएगा भाई। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स या मास से रिलेटेड। थोड़ा सा क्या किया उसने, मोल पूछना था उसने मास पूछ लिया, तो कर सकते ना थोड़ा बहुत, मैं तो आपको आना चाहिए। चल लिख रहे हो, कैलकुलेशन तो कर लोगे ना। वन 192 ग्राम। चलो अब कौन सा क्वेश्चन देखेंगे लोग, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाले दो क्वेश्चन, एक थ्योरेटिकल एक न्यूमेरिकल। उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं डिस्टेंस वाले में, और न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा। आप लोग कुछ ऐप भी दिया गया ना यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, स्पीड रिवीजन नहीं, उसमें क्वेश्चन भी है क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तुम मोरी मैम से बात करो उसके लिए क्या है कैसे। सर मिल लेना सर, 11 बजे से फ्री हो जाएंगे, 11 बजे निकल जाओ। कर लो नहीं तो कार्ड बुक बेटा अपने पास रखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है हो गया, लिख लिया। चलिए जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं डिस्टेंस वाले, बहुत ध्यान देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा, हमारे पास एक कंटेनर है, पहले इसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाऊंगा फिर इसी को न्यूमेरिकल कर दूंगा, ठीक है। दो तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, मान लीजिए कंटेनर है हमारे पास, पहले इसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखा होता है, गैस का कंटेनर है ये हो, ठीक है। 8 पे मेरे मत जाइएगा बहुत खराब है, ठीक है। इधर से बेटा हमने ये एरिया ऑफ डिफ्यूजन है, यहां से हमने अमोनिया गैस को पास किया, ठीक है, इधर से अमोनिया गैस जा रही है, और इधर उतने ही बड़े सेम होल से हमने यहाँ पे HCl गैस को पास किया, HCl गैस को पास किया।
कुछ आपको पॉइंट्स बना के दिए गए हैं कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है बी, ये 3 पॉइंट बना के दिए गए। क्वेश्चन क्या है, आपको पता है जब इनका और इनका मिलन होता है अमोनिया और HCl का, तो बेटा अमोनियम क्लोराइड का व्हाइट फ्यूम्स बनता है, ठीक है। यानी जब अमोनिया और क्लोरीन मिलते हैं, यानी NH3 और HCl जैसे ही मिलेंगे तो NH4Cl बनता है और इनका व्हाइट फ्यूम्स होते हैं, सफेद सफेद धुआं उठता है, व्हाइट फ्यूम्स, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या है कि बताइए सबसे पहली व्हाइट फ्यूम्स किस पॉइंट पे मिलेगी, बी पे, ए पे, सी पे या कहीं भी मिल सकती है। तो बता द फर्स्ट व्हाइट फ्यूम्स, द फर्स्ट व्हाइट फ्यूम्स अपीयर्स एट, फर्स्ट व्हाइट फ्यूम्स अपीयर्स एट, पहला ऑप्शन ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, इसको बी को सी बोलता हूं ना, थोड़ा सा ऐसा, और एनीवेयर, कहीं पे भी। तो चलिए दिमाग लगाना स्टार्ट करिए। अमोनिया और HCl जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, जहां पहली बार मिलेंगे फर्स्ट व्हाइट फ्यूम्स पूछ रहा है, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो पूरे कंटेनर में धुआं धुआं ही हो जाएगा पूरा, ठीक है। पहली व्हाइट फ्यूम्स किस पॉइंट पे मिलने के चांसेस हैं, बी पे, ए पे या सी पे? सी पे। रीजन? सर HCl गैस लास्ट में है, लास्ट उधर से देखो तो ये लास्ट है, लास्ट थोड़ी होता है, हाँ हाँ बताओ 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 ना, बोलो। हाँ मास में डिफरेंस है, यस वेरी गुड, तो फिर NH3 पहले स्टिक पे आ जाएगा, एग्जैक्टली पॉइंट सी पे इनका पहली बार मिलन होगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, अमोनिया गैस का जो मोलर मास है बेटा वो 17 ग्राम की गैस है 17 ग्राम, ठीक है। तो पूरा पहले क्या बोला, फर्स्ट व्हाइट फ्यूम, उसके बाद पूरे कंटेनर में को सफेद धुआं ही दिखने वाला है थोड़ी देर बाद, ठीक है। और HCl का मोलर मास हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 35.5, यानी 36.5 ग्राम का HCl, यानी ये भारी गैस है, ये धीरे धीरे चलेगी, ये हल्की है, तेज भाग के आएगी। जब तक HCl गैस सी पे पहुंचेगी तब तक चांस है कि अमोनिया सी पे पहुंच जाए, क्योंकि हल्की है, इसलिए फर्स्ट पॉइंट जो पहला व्हाइट फ्यूज बनेगा वो सी पे बनेगा, फर्स्ट व्हाइट फ्यूज कहां आएगा, सी पे आएगा। तो ये हुआ इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर रहा हूं, देखो अब इसी को न्यूमेरिकल बनाने चल रहा हूं। ये एंड x है, ये एंड y है, ठीक है। पूरे कंटेनर की जो लेंथ है वो है 2 मीटर, 2 मीटर। अब इसको न्यूमेरिकल कन्वर्ट करने चल रहा हूं, 2 मीटर। अब क्या बोल रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम x फर्स्ट व्हाइट फ्यूम्स अपीयर। अब इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर दिया, यानी अगला क्वेश्चन बना रहा हूं इसी में, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम x फर्स्ट व्हाइट फ्यूम्स अपीयर, फर्स्ट व्हाइट फ्यूम्स अपीयर, मतलब x से कितने डिस्टेंस के बाद पहली व्हाइट फ्यूम, तुमको पता है सी पे मिलेगी, पर तुमको ये पता है कि यहां सी की डिस्टेंस क्या है, ये न्यूमेरिकल है। समझ में आया? यानी ऑप्शंस, पहला 1 मीटर, 1.2 मीटर, 1.6 मीटर, 1.8 मीटर, में दो ज्यादा थोड़ा मिलेगा, दो से कम में ही मिलेगा ना, ठीक है। बोल रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम x द फर्स्ट व्हाइट फ्यूम्स अपीयर। तुमको पता है कि सर फर्स्ट व्हाइट फ्यूम सर यहीं पे सी पे ही मिलेगी, ये तुम कंफर्म हो। अब यही डिस्टेंस मुझे पता लगाना है, तो माना x से ये डिस्टेंस मान लिया हमने d मीटर, चलेगा d मीटर। तो आई होप ये बची डिस्टेंस होगी 2 माइनस d मीटर, बराबर ना, ये बची डिस्टेंस क्या होगी 2 माइनस d मीटर। तो इधर करते हैं, तो एक बात समझो, R1 अपॉन R2 फॉर्मूला लगेगा D1 अपॉन T1 D2 अपॉन T2 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ क्या, M2 अपॉन मोलर मास ऑफ HCl अपॉन मोलर मास ऑफ अमोनिया। बात समझा क्या भाई? देखो समझो जरा,
कि ये अगर पहले जा रहा था नीचे आएगा ना अमोनिया का, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ये हो गया। अच्छा एक बात बताओ, D1 कितना है? D1 कितना है? D। T1 कितना है? T मान ले, समय T लगा, ठीक है, D1 अपॉन T1, तो D अपॉन T अपॉन D2 कितना है? 2 माइनस D, और समय कितना लगेगा? T, क्योंकि जितने समय में अमोनिया C पे पहुंचेगी उतने ही समय में HCl भी C पे पहुंचेगा, तभी तो पॉइंट C पे पहला व्हाइट फ्यूज बनेगा। अब मान लो ये 4 सेकंड में पहुंच रहा है, वो 2 सेकंड में पहुंच गया, तब थोड़ी काम चलने वाला है। यानी C पे पहली व्हाइट फ्यूज बनी, इसका जितनी देर में अमोनिया X एंड से C पे पहुंचा उतने ही टाइम में HCl Y एंड से C पे पहुंच गया, तो टाइम क्या होगा दोनों का? सेम। इज इक्वल टू अंडर रूट मोलर मास ऑफ HCl 36.5, और ये हो जाएगा आपका 17 बराबर। आइए टी कैंसल, D अपॉन 2 माइनस D इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करोगे ना बेटा तो ऑलमोस्ट ये आपका 2.1 के आसपास आएगा, 2.1 के पास। तो देखो अपन लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेंगे, थोड़ा सा क्या लेंगे? अप्रोक्सीमेशन लेंगे। 2.1 को, क्योंकि मैं देख रहा हूं आंसर काफी दूर दूर बनाया है, टेंशन है नहीं, D अपॉन 2 माइनस D, 2.1 का रूट लेना तकलीफ है, बट 2.25 का रूट लेना आसान है। ये 2.1 है, इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लो? 2.25, क्योंकि 2.25 का अंडर रूट क्या होता है? 1.5, इसका रूट क्या होगा? 1.5, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लिया आपने, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा? D अपॉन 2 माइनस D इज इक्वल टू 1.5, सो D इक्वल टू 1.5 2 माइनस D, इसका मतलब D इक्वल टू 3 माइनस 1.5 D। इस D को उधर उठा लाऊं तो D प्लस 1.5D इक्वल टू 3, इसका मतलब 2.5D इक्वल टू 3, सो D इक्वल टू 3 अपॉन 2.5 1.2, बी ऑप्शन। इस तरह सॉल्व होगा। आया समझ में? लिख लो। यानी एक्स एंड से 1.2 मीटर के बाद पहली व्हाइट फ्यूज बनेगी, यानी वाई एंड से पूछता 0.8 मीटर। प्लस था, कुछ और नहीं है, प्लस है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को एक में ही कर दिया, ठीक है सर। वो दूसरा डिस्टेंस 2d, अच्छा बेटा देख बेटा, पहला पूरे कंटेनर की डिस्टेंस है 2 मीटर, बोला एक्स एंड से कितने दूर पे पहली व्हाइट फ्यूम्स मिलेगी, तो अपने को पता है सी पे पहली व्हाइट फ्यूम्स मिल रही है, इसका मतलब एक्स से ये सी की डिस्टेंस हमने मान लिया डी मीटर, हमने मान लिया डी मीटर, ठीक है। तो बची हुई डिस्टेंस क्या होगी बेटा? 2 माइनस डी, और क्या? ही क्यों आएगा? क्या है सेकंड में 2 ही क्यों आएगा? मतलब बिल, अरे बेटा जब पूरा कंटेनर की डिस्टेंस 2 है, यहां तक की डिस्टेंस अगर मैं बोलूं x मीटर, तो बाकी बचा है 2 माइनस एक्स ही तो होगा यार, एकदम लॉजिक है इसमें, क्या कैसे होगा? ये तो बेवकूफी वाला क्वेश्चन है टोटल। मतलब पास हुए हो 10th की ऐसे आए हो? 2 मीटर की डिस्टेंस है, अगर इतनी डिस्टेंस को मैं d मान लूं, तो बचे 2 मीटर में अगर ये डिस्टेंस d है, जो बची डिस्टेंस होगी 2 माइनस d। इसमें कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है, इतना परेशान हो? हाँ जब 2 नहीं देखोगे तो कैसे जानते? इसको 2 मीटर दिख ही नहीं रहा है, बोला 2 माइनस डी कहां से आया, 2 माइनस डी कहां से आया? अरे पगले पूरा ये देख, पूरा कंटेनर, ये पूरा कंटेनर ही 2 मीटर का है, राइट का नहीं दिख रहा है बलराज को, ठीक है। ये लो भैया, अभी दिखा क्या राइट का? पूरा देखा कर बेटा, ऐसा ऐसे पूछेगा तो कैसे काम चलेगा? बढ़िया क्वेश्चन था ना ये।
जल्दी लिखो, अभी एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं। ऐसे मजे लेते रहो बस, बहुत मजा है, मजे तो लेना है और क्या, टेंशन थोड़ी लेना अपने को। व्हाइट फ्यूम्स का मतलब विराज सफेद धुआं। जैसे कभी अगर तुमने H2SO4 की बोतल खोली हो तो व्हाइट फ्यूम्स निकलती रहती हैं H2SO बोतल से, उसी को बोलते हैं सफेद धुआं बेटा, अमोनियम क्लोराइड की व्हाइट फ्यूम्स। पहली बार यहां बनेगा, बट थोड़ी देर बाद क्या होगा, पूरे कंटेनर में व्हाइट फ्यूम्स हो जाएगी, इसलिए फर्स्ट व्हाइट फ्यूम्स पूछता है आपसे कहां बनेगा। तो एक क्वेश्चन आ चुका है बेटा, जितने भी क्वेश्चन किया हो कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें प्रेशर, टेम्परेचर और एरिया ऑफ डिफ्यूजन को कांस्टेंट मानते ही सारे क्वेश्चन किए। अब एक चीज बदलती है, और प्रेशर को कभी कभी वेरिएबल कर देते हैं, तो क्या फार्मूला बनेगा वो देख लेते हैं, उस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, टॉपिक खत्म। फिर शाम को आओगे तो मुझे लगता है आधे घंटे या 15-20 मिनट का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, ठीक है, वो कवर हो जाएगा, फिर पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर दूंगा। और लिक्विड आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, पर एंट्रेंस के लिए मैं उसको पढ़ा दूंगा। तो और ये वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन ये सब नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट पूरा का पूरा हटाया गया है। और पहली बात क्या, वेपर प्रेशर, सॉरी सरफेस टेंशन आप फिजिक्स में पढ़ोगे पूरा चैप्टर ही, भारत सर पढ़ाएंगे आपको। विस्कोसिटी भी पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने वाले हो, तो मैं केवल डेफिनेशन बता दूं, उससे भी कुछ ज्यादा मजा नहीं आने वाला है कि विस्कोसिटी क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, तो वो सब आप फिजिक्स में पूरा पढ़ने वाले हो, उसका टेंशन आप लो ही मत। हम बस लिक्विफिकेशन ऑफ गैस पढ़ा के डायरेक्ट जंप कर जाएंगे पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, शाम को चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा पीरियोडिक टेबल। हाँ क्या अभी नहीं, अभी तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस बाकी है, शाम को हाँ आधे घंटे में लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस होगा। कर सकते हो बेटा, तुम्हारी मैथ अच्छी, तुम करो, तुम 2.1 का अगर रूट निकाल सकते हो, कैलकुलेटर नहीं है तो करो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमने क्यों अप्रोक्सीमेशन लिया, मैंने कहा आंसर दूर दूर है, टेंशन नहीं है, तो 2.1 को 2.25 मान के थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लिया, और देखा आंसर भी मैच कर गया। बात समझा ना। एंट्रेंस में आपको परेशान बिल्कुल नहीं करते, कैलकुलेशन में ध्यान रखना, वो इतना सेट डेटा देते हैं कि तुम अप्रोक्सीमेशन यूज करो, डायरेक्ट कैंसिल हो जाए, कहीं तुमको नहीं आएगा बहुत ज्यादा कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन कर रहे होगे तो 20/5 तुरंत कट जाए। वो ये नहीं देखते कि तुम्हारा कैलकुलेशन स्ट्रांग है क्या, वो देखते हैं तुम्हें कम से कम फॉर्मूला याद है क्या, तुम बैठे हो एग्जाम देने के लिए। हाँ कंसेप्ट आ रहा है, फॉर्मूले तुमको पता है क्या, इसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा, बस यहीं तक गेम था बस, उसके बाद सिर्फ मैथ चलती है बस। बात समझा ना, इतना तुमको कैलकुलेशन कभी नहीं फंसाएंगे तुमको, और क्योंकि लॉग टेबल मिलता नहीं है, तो आप समझ लो कहीं लॉग लेना ही नहीं पड़ेगा एंट्रेंस में। और लॉग अगर कोई गलती से आ भी गया है, कुछ फॉर्मूले होते हैं केमिस्ट्री में जहां लॉग भी होता है, तो वहां पे जो लॉग आएगा उसके नीचे वैल्यू दे देंगे कि log 4 इतना होता है, log 2 इतना होता है, log 3 इतना होता है, सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि लॉग टेबल नहीं मिलती, बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा बट एंट्रेंस में कहीं लॉग टेबल नहीं मिलती, इसलिए ज्यादा लॉग मत लगाया करो, मुझे गुस्सा आइए। अब वो बात कर लेते हैं बेटा जहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, वेरिएबल। याद करो अपने को, अगर आपको फार्मूला याद हो थोड़ी पहले कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन का फार्मूला था, नॉर्मल फार्मूला क्या था, PA/√TM। यहां से जब हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया था, एरिया ऑफ डिफ्यूजन को कांस्टेंट किया था, टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास किया गया था, बराबर। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि पिछले 3 सालों में, ठीक है, आईआईटी ने क्या किया, प्रेशर को भी चेंज करना स्टार्ट किया, ठीक है, 3 सालों में, ऐसा नहीं बोल सकता, डेफिनेटली नहीं जाते, तो प्रेशर को अगर वेरिएबल कर दे, तो अगर समझो अभी भी मैं क्या बोलूं, समझो इफ एरिया कांस्टेंट, एरिया ऑफ डिफ्यूजन तो कांस्टेंट ही रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, लेकिन जो प्रेशर है ना वो वेरिएबल है, तो बताओ ये फार्मूला क्या बनेगा, रेट
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपॉन अंडर रूट m, यही बनेगा ना, P अपॉन अंडर रूट m। तो बस खत्म कहानी। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1, M2 अपॉन M1। देखो P के साथ ये मल्टीप्लाई है, इसलिए यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। ध्यान देने वाली बात है। अरे बाबा, P इंटू 1 अपॉन M है ना, P इंटू 1 अपॉन अंडर रूट M, समझ में आया? तो ये आपका फॉर्मूला बन गया है। प्रेशर क्या होगा? वेरिएबल होगा। जब प्रेशर क्या होगा? वेरिएबल होगा। तो परेशान मत होना, सर वॉल्यूम दिया तब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना। देखो मान लो वॉल्यूम वाला क्वेश्चन आ गया, तो R1 अपॉन R2, V1 अपॉन T1, V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 अंडर रूट M2 अपॉन M1। डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ गया, D1 अपॉन T1, D2 अपॉन T2। बहुत कम चांस है, 90% चांसेस देना पढ़ा दिया वही होगा, ठीक है। ये बहुत कम चांस है ये सब आए, बट तैयार रहो कि अगर प्रेशर वेरिएबल होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लें इस पे और कहानी खत्म कर लेते हैं। आइए, हाँ लिखना पड़ेगा, लिखे कहाँ जाओ। अगला देखो, 20 ml ऑफ हीलियम, बहुत ध्यान से देखिए, 20 ml ऑफ हीलियम डिफ्यूज्ड थ्रू, समझ लीजिए, डिफ्यूज्ड थ्रू a hole in 10 seconds. Find the volume of methane diffused. Find the volume of methane diffused. अब मैं जानबूझ के ना पढ़ा था ना, तुम कंफ्यूज रहते कि सर तो ये फॉर्मूला बता गए, अब यहाँ वॉल्यूम दिया क्या करें। ये पहले बता दिया, ये मेन है, वॉल्यूम दिया तो इसको भी ऐड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स दिया इसको ऐड कर दो, खत्म बात। वॉल्यूम ऑफ मीथेन डिफ्यूज्ड, मीथेन डिफ्यूज्ड, अच्छा 10 सेकेंड एट अ प्रेशर, इसको लिखेगा, मिटा देता हूं, एट अ प्रेशर, और साफ साफ समझ में आ जाएगा कि प्रेशर वेरिएबल हुआ है, एट अ प्रेशर ऑफ 2 atm। बोल रहा है 20 ml हीलियम डिफ्यूज हुआ है होल से 10 सेकंड में, जब उसका प्रेशर कितना था? 2 atm। फिर बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मीथेन डिफ्यूज, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मीथेन डिफ्यूज्ड a same hole at a pressure of 1 atm। अच्छा, साफ साफ तुमको नहीं नजर आ रहा है क्या कि पहले प्रेशर 2 atm था, प्रेशर 1 atm हो गया, नहीं प्रेशर वेरिएबल है। साफ साफ समझ में आ रहा है, क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि प्रेशर वेरिएबल है, और साथ कुछ वॉल्यूम वॉल्यूम दिया है क्या। इसका मतलब क्या, यही फॉर्मूला लगा दूं, खत्म कहानी। यानी क्या हो गया, R1 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू CH4, CH4। वॉल्यूम कितना है बेटा हीलियम का? 20 ml। टाइम कितना बेटा? 10 सेकेंड। वॉल्यूम ऑक्सीजन का कितना है? फाइंड आउट करना है। और टाइम कितना है ऑक्सीजन मीथेन का? टाइम कितना है बेटा? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूजन सेम होल एट द प्रेशर ऑफ 1 atm। इसका मतलब बताइए कि टाइम भी हम यहाँ पे क्या मानेंगे? टाइम कुछ नहीं दिया तो कांस्टेंट मानो, टाइम कुछ नहीं दिया तो मान लो कांस्टेंट 10 ही रखना है, तो कुछ नहीं दिया हम क्या मानेंगे? 10 ही मान ले, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा? P1 अपॉन P2। P1 की पहले लिख दूं फॉर्मूला, क्या नहीं चलेगा? P1 कितना? 2 atm, P2 कितना? 1 atm, अंडर रूट मोलर मास ऑफ मीथेन कितना? 16, हीलियम 4। हो गया ये। चलिए अब इसको जरा सॉल्व कर लो। ये डायरेक्ट कितना आ गया बताओ? ये आपका 10 10 कैंसिल, कितना? 20 अपॉन V इज इक्वल टू ये 2 इंटू 2 आएगा √4 और ये हो गया 2। इसका मतलब क्या हो गया? V इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 ml, बराबर ना? 20 और डिवाइड बाई 4, V इक्वल टू क्या आ गया? 5 ml। तो आंसर हो गया 5 ml। तो ये जब प्रेशर वेरी हो जाए तब क्या फार्मूला बनेगा, ये ध्यान। अब इससे ऊपर नीचे आप कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है, डन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिवीजन, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है आपका, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस
शाम को वो करेंगे, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा हिस्टोरिकल अप्रोच देखेंगे क्लासिफिकेशन का। नोट्स उसका भी भेज दूंगा आपको पीडीएफ, कुछ लिखने की जरूरत आपको रहेगी नहीं। शाम को जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़िएगा ना, तो अपनी बुक जरूर रखिएगा पीरियोडिक टेबल ओपन करके, तभी आपको ज्यादा समझेगा। ऑनलाइन भी रहिएगा, फिर भी आप पीरियोडिक टेबल को ओपन करके बैठिएगा, तो जब मैं जो समझाऊंगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, जब मेंटली वगैरह पढ़ाऊंगा। और जो ऑफलाइन आएंगे शाम को बच्चे, वो अपनी टेक्स्ट बुक लेके आएंगे केमिस्ट्री की शाम को, क्योंकि पीरियोडिक टेबल सामने खुला रहेगा, तो आपको जो मैं बताऊंगा चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। हो गया लिख के? चलो इवनिंग में मिलते हैं, चैप्टर को खत्म करेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो बाय बाय बाय।